हाँ भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें काम आएंगी, उनके बारे में थोड़ा देख लो। चैप्टर फर्स्ट ही है अपना, जिसको हम लोगों ने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझना अच्छा पॉइंट होगा आज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक्स की बात करते हैं थोड़ा सा आज, जो कि हमें किसके बेसिक पढ़ने हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें तो आपको डेफिनेशंस याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज। ये चार्ज कौन सा था? तो हमने बोला था ये टेस्ट चार्ज था। कौन सा चार्ज था? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ठीक है ना? या इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? अबाउट जीरो। पूछा जा सकता है व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज के पास में खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? जीरो। ओके, टेस्ट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसकी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। ओके भाई, अब आगे ध्यान देना। जैसे ये कोई फील्ड बनाई थी किसी चार्ज ने, बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाए क्यू नॉट, बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाए क्यू नॉट, तो ये लाएंगे इस पॉइंट पर आएगा। तो इसको लाने में जो काम करना होगा उसको तो बोलते हैं पोटेंशियल। लाने में जो काम करना होगा उसको तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस पर कितना फोर्स लगेगा? F। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन क्यू नॉट। यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन क्यू नॉट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में जैसे ही एंटर करेगा ये चार्ज, तो इस पर एक फोर्स लगेगा K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर वेरिएबल डिस्टेंस है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस फील्ड को प्रोड्यूस करने का काम किसने किया है? क्यू ने प्रोड्यूस करने का काम किया है। यहाँ पर इस क्यू नोट का इस फील्ड को प्रोड्यूस करने में कोई रोल नहीं है। क्यू नोट का इस फील्ड को प्रोड्यूस करने में कोई रोल नहीं है। तो मैं क्यू नोट को यहाँ पे डिवाइड में लाता हूँ, F अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मेट को कहेंगे फील्ड, और फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फील्ड आ गई। बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्यू नॉट को यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा? W। एक को लाने में जो काम करना पड़ेगा उसी काम को, उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। एक चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल। V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज। यहां से इस वर्क को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन F इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट। F इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए यहां से इन दोनों के बीच में जैसे ये यहाँ पे आके एंटर करेगा, तो मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। यहीं रखने के लिए हमें इस रिपल्शन के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना होगा? एक फोर्स, ताकि ये दोनों फोर्स क्या हो जाएं? कैंसिल। और कैंसिल होकर ये चार्ज यहीं पर आकर रुक जाए, ठीक है ना? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा, इसलिए क्या लगाया? माइनस। क्या लगाया? माइनस। हम इस चार्ज को बाहर से ला रहे हैं कहीं इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हम कहेंगे चार्ज को कहां से ब्रिंग कर रहे हैं? इन्फिनिटी से। कौन से पॉइंट तक? आर पॉइंट तक।
तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो V की वैल्यू आ गई अपने पास। ये माइनस किसको शो कर रहा है बताओ? कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, जिससे ये चार्ज जो था Q0 इसी पॉइंट पर रह जाए। तो मैंने क्या बोला, ये माइनस हो गया, इंटीग्रेशन F अपॉन Q0 हो गया और इनटू dr हो गया। F अपॉन Q0 को क्या बोलते हैं हम लोग? E। तो V की वैल्यू आ गई माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r E डॉट dr। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस टाइप से, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dr। ओके, अब सुनो, यदि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो ये कहाँ से लाए थे? इन्फिनिटी से। कौन से पॉइंट तक लाए हैं? R पॉइंट तक, एक पॉइंट तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात हो पोटेंशियल डिफरेंस की तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो हम कहेंगे कि हम किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, तब आप इजीली कर दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। एक गॉस लॉ भी थोड़ा सा याद रखना है अपने को। गॉस लॉ क्या होता है? तो हम कहेंगे किसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा तो हम कहेंगे फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में क्या होता है? फ्लक्स होता है गॉस लॉ में। और ये चीज़ें आपको आती हैं तो आज के पॉइंट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ भाई, अब अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं अब आगे कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। और उस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पहले क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके जस्ट बाद हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो हम कहेंगे सर इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सरफेस पर होते हैं। इंसुलेटर में ये चार्ज किधर होते हैं? इनसाइड में। नॉन कंडक्टिंग में किधर होते हैं? इनसाइड। कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को। तो हमने पहले स्फीयर लिया और इस स्फीयर की रेडियस कितनी ली है? R। इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? टोटल Q। टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? Q। बताना जरा, लेमडा, सिग्मा, रो तीनों में से किस टाइप का यहाँ पर चार्ज होगा? लेमडा में होगा, सिग्मा में होगा या रो में होगा? रो नहीं होगा यहाँ पर, रो तो वॉल्यूम में होगा। ये तो सरफेस पे है सारा का सारा, और सरफेस पे है तो किस पे होगा? सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह पे हो सकती है। एक तो बाहर पॉइंट P1 पर, बाहर किसी पॉइंट P1 पर। दूसरा सरफेस पर पॉइंट P2 पर। तीसरा इनसाइड में, और इनसाइड में पॉइंट कौन सा हो गया? P3। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। क्यों? इन की वैल्यू कितनी है? 0। इनसाइड में कितना चार्ज है? 0। ठीक है ना। अब सुनो भाई, ये चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, ये चार्ज चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट कहां कहां हो सकता है? आर डिस्टेंस का पॉइंट तो देखेंगे, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा, इस जगह पे भी होगा। सभी तरफ होगा या नहीं होगा? सभी तरफ होगा। उन सब पॉइंटों को मिला दोगे तो एक लोकस बन के आएगा, वो बड़े स्फीयर के रूप में बन के आएगा। ये लोकस क्या होता है? ये सारे पॉइंट एक जैसी फील्ड में है, एक जैसी डिस्टेंस पे, तो एक जैसी फील्ड में।
सही बात है ना, क्योंकि स्फीयर के सेंटर से किधर भी देखोगे r डिस्टेंस आएगी, तो r डिस्टेंस का बड़ा स्फीयर बन जाएगा ना r रेडियस का। यहां पर इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, और ये छोटा सा एरिया माना है, ये छोटा सा एरिया की डायरेक्शन भी बेसिकली सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो E और DA में एंगल कितना बना, तो हम कहेंगे सर 0 डिग्री एंगल बना। कितना एंगल बना, 0 डिग्री एंगल बना। ऐसे ही इनसाइड वाली बात करोगे तो r डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, हर तरफ हो सकती है, तो इसका भी एक यहां पर क्या बन गया, स्फीयर। ये जो स्फीयर बने हैं इन स्फीयर्स को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या होते हैं गॉसियन सरफेस, ऐसे सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, कांस्टेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है, देखो ये बात अभी, और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या कहा, अंदर की तरफ कोई चार्ज होगा नहीं, तो क्यू इन की वैल्यू कितना हो गई, 0, टोटल क्यू है। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी बाहर, तो इससे पास होंगी, तो बड़े वाले सरफेस से क्या पास होगा, फ्लक्स। क्या पास होगा, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली कहाँ निकाल रहे हैं, एट P1। P1 का मतलब आउटसाइड द स्फीयर। किधर निकाल रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर गॉस लॉ का यूज करना है, तो फ्लक्स क्या होता है, हम कहते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, E डॉट DA इक्वल्स टू कितना आएगा, टोटल चार्ज तो क्यों ही बंद हो रहा है इस सरफेस में, इस स्फीयर में कितना बंद हो रहा है, क्यों, अंदर ही है इसके सारा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E और DA के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। E और DA पैरेलल है, तो मैं क्या कहूंगा, EDA cos 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E और ये फिर आ गया DA cos 0 की वैल्यू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E अभी बताया ना कांस्टेंट है, E कांस्टेंट तो बाहर निकाला, ये DA इसका इंटीग्रेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो DA का मतलब इस छोटे से पार्ट का एरिया, DA का इंटीग्रेशन मतलब ये जो आपने जिस पर पार्ट लिया है उस पूरे पार्ट का एरिया। तो आपने ये किस पर लिया है, स्फीयर पर, तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होगा, हम कहेंगे सर बाहर वाले स्फीयर का टोटल एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r ही होगी ना रेडियस, इक्वल्स टू कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितना आई बताओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको K रख दो, E की वैल्यू क्या बन गई, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब आगे देखना, यहां से इन आउटसाइड में फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी बात करते हैं, एट P2 मतलब ऑन सरफेस। ऑन सरफेस पर होगा तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर, कैपिटल R रेडियस हो गई। तो मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी, ये जो आया था इसमें स्मॉल r की जगह पे क्या रख दो, कैपिटल R, ये के क्यू अपॉन r स्क्वायर। तीसरा पॉइंट क्या है, इनसाइड। अब देखो इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब ये टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। यहां पर ये E बाहर आता कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हो गया, और उसके साथ DA का मतलब 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन बराबर में तो 0 है ना, इसका मतलब क्यू इन कितना है, 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड में कितनी हो जाएगी, 0। ये बात हमारे पास आ गई। अब इसका ग्राफ बनाएंगे
ER ग्राफ। ER ग्राफ का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। किसके लिए? कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो हमने क्या कहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हो गई डिस्टेंस। ये क्या हो गई? डिस्टेंस। ये सेंटर लिया, इस स्फीयर का सेंटर। ये वैल्यू मैंने बोली कैपिटल आर। कैपिटल आर बोली मतलब बाउंड्री आ गई, सरफेस आ गया। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये सरफेस है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे वैल्यू कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है या नहीं है? बताओ। सरफेस के बाद कैसा रिलेशन है? इनवर्स, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले होगा इनसाइड होगा, इसके बाद होगा आउटसाइड होगा। ये बाउंड्री थी मतलब सरफेस था। तो आउटसाइड में तो क्या हुआ? ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यही बनेगा या नहीं बनेगा? ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस बाउंड्री से पहले क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में। इनसाइड में कितनी थी? 0। मतलब ग्राफ इसी लाइन पर ड्रॉ होगा, 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? 0। जैसे ही सरफेस पे आए अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? सरफेस पे अचानक से बढ़ के वैल्यू क्या हो गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सरफेस पे है ना ये वैल्यू, तो है नहीं है? सरफेस पे वैल्यू हो गई, उससे पहले 0 हो गई, ई इक्वल्स टू 0 इनसाइड में। आउटसाइड में ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ इस ग्राफ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सरफेस पे। कहाँ है? सरफेस पे। तो किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? सरफेस पे। दूसरी चीज सुनना, इस ग्राफ का एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एरिया मतलब हम क्या कहेंगे? ये इसके नीचे वाली लाइनों को, इसके नीचे वाला पार्ट है ना, उसका एरिया बनाओ। एरिया होगा तो दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई होगा, ई इंटू आर। ई इंटू आर। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल को, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो इस ग्राफ का, ई आर ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है ना? एरिया इसका रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये क्लियर हो गया पहला पोर्शन। ओके, अब डिस्कस करेंगे इसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड तो निकाल ली थी ना अपन ने, अब क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल। तो फिर से हमने क्या किया? एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया और कंडक्टिंग स्फीयर में सारा का सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा? तो हम कहेंगे सरफेस पे। किस पे? सरफेस पे। मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है अपने पास में? कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू, जो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी रेडियस कितना दी अपने को? कैपिटल आर। कितना दी है? कैपिटल आर। यहां से पहला पॉइंट लिया आउटसाइड में जिसका नाम है P1, आर डिस्टेंस पे। दूसरा पॉइंट लिया इनसाइड में जिसका नाम है P3, और ये स्मॉल आर वेरिएबल है इसलिए दोनों में काम आ रहा है। यहां से देखते हैं अब आगे पोटेंशियल क्या होता है। हम सबने डेफिनेशन में पढ़ा है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाएंगे तो लाने में जो काम करना होगा, वर्क करना होगा, उसी वर्क को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। लेकिन शर्त क्या है? चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम। कितना होना चाहिए? 1 कूलम। इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? +1 कूलम। +1 कूलम। और इस पॉइंट तक लाए, P पॉइंट तक। तो मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। बताओ होगा ही नहीं होगा रिपल्शन? तो ये आके रुकने देगा क्या? यहाँ पे नहीं रुकने देगा ना। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्शन का लगेगा, इस पर हमें काम करना होगा, इधर फोर्स लगाना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। पहला पॉइंट कहां पर? आउटसाइड में। कहां पर निकाला?
आउटसाइड में, मतलब एट P1। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या? अज्यूम दैट यूनिट कूलम चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1, इंफिनिटी टू पॉइंट P1, ठीक है ना। चार्ज Q नॉट को ब्रिंग कहां से कर रहे हैं? इंफिनिटी से P1 तक ब्रिंग कर रहे हैं। अब देखो पोटेंशियल क्या होगा, इंफिनिटी से ला रहे हो और P1 तक ला रहे हो, तो P1 की डिस्टेंस कितनी हो गई? R। फॉर्मूले में माइनस होता है और ये किससे निकलता है? E से, E डॉट R से निकलता है, और ये आ गया पोटेंशियल एट P1। कहां पर आया? पोटेंशियल एट P1, मतलब आउटसाइड में। कहां पर आया? आउटसाइड में। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। यहां से मैंने आगे क्या कहा? माइनस। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है बताओ? तो हम कहेंगे सर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। ये अपने पास हो गया VP1 इंफिनिटी टू स्मॉल r, ठीक है ना। आगे देखिए KQ तो बाहर आ जाएगा कॉमन, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो हम कहेंगे 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में -1 बाय r, माइनस KQ हो गया, r पावर -2 होगी ऊपर आएगा तो, और -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है ना। -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी, और ये r। जब वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास -1 माइनस KQ -1 अपॉन r आ जाएगा। 1 अपॉन इंफिनिटी रखोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। VP1 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस प्लस KQ अपॉन स्मॉल r। ये VP1 आ गया। कितना आ गया? VP1। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। मतलब आउटसाइड में पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? 1 अपॉन r की। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरी बात क्या करेंगे यहां पर बताओ? ऑन सरफेस। ऑन सरफेस पर चार्ज को कहां से ब्रिंग करके लाओगे? इंफिनिटी से, लेकिन इस बार कहां तक लाओगे? पॉइंट P2 तक। कौन से पॉइंट तक? P2 तक। तो मतलब इस स्मॉल r की जगह क्या रख दो? केवल कैपिटल R। तो पोटेंशियल क्या बन गया? VP1 बन गया VP2, और ये बन गया KQ अपॉन कैपिटल R। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात कहां पर होगी? इनसाइड में। इनसाइड में देखना है आपको, P3 पॉइंट पर देखना है। तो इनसाइड के लिए हम क्या कहेंगे? देखो चार्ज बाहर से सीधा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में बाउंड्री आ गई है, सरफेस आ गया ना। तो हम ऐसा करते हैं, सरफेस से अंदर ले जाते हैं। पहले तो सरफेस तक ले आते हैं और फिर सरफेस से अंदर ले जाते हैं। तो Q नॉट को कहां से कहां ब्रिंग कर रहे हैं? मान लो P2 टू P3। लेट चार्ज +1 कूलम इज ब्रिंगिंग फ्रॉम P2 टू P3। P2 से कहां तक ले आए? P3 तक ले आए, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि P2 तो r डिस्टेंस पे और P3 स्मॉल r पर है। दिख रहा है ना इसमें? स्मॉल r माइनस, सही है, माइनस इक्वल E डॉट dr। आगे देखो क्या आएगा? फाइनल तो P3 हो गया और सरफेस क्या हो गया? P2। P2 से P3 लाए। अब देखो यदि लिमिट नहीं होती ना तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। और जब लिमिट होती है तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही रहता है। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही रहता है, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट पिछले पॉइंट में क्या पड़ी थी? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है? जीरो। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जैसे जीरो रखोगे तो ये पूरा डेटा क्या बन के आ जाएगा? जीरो। तो VP3 की वैल्यू कितना आएगी? VP3 माइनस VP2 इक्वल्स टू जीरो। VP3 की वैल्यू कितना आई? VP2 के बराबर आई। VP3 की वैल्यू कितना आएगी? सरफेस के बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। अंदर की तरफ ले जाने पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। बाहर से सरफेस तक लाओगे तो एक बार काम करना पड़ेगा। इनसाइड में चाहे कितनी पॉइंटों पर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ,
क्यों? क्योंकि चार्ज को ले जाना है तो काम करना पड़ेगा, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जो अपोज करे, जो रिपल्शन लगाए, जो अट्रैक्शन लगाए। कोई अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा ही नहीं, तो इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर ले जाओ, रख दो, रख दिया तो वहीं पर रुक जाएगा चार्ज। रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा, और कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये Vp3 किसके बराबर होगा? इनसाइड का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा। इनसाइड का पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा कितना? KQ अपॉन कैपिटल R। ओके, अब ग्राफ बनाते हैं इसका, VR ग्राफ। VR, V क्या है? पोटेंशियल। R क्या है? डिस्टेंस। सेंटर लिया स्फीयर का, कैपिटल R मतलब क्या हो गया? ये सरफेस। ये बाउंड्री बना दी सरफेस वाली, बना दी। ये इनसाइड और ये आउटसाइड। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? KQ अपॉन R। कहां तक है ये? सरफेस तक। KQ अपॉन R कांस्टेंट है, अंदर R कितना ही बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल सेम आया। सरफेस पे भी यही आ गया, लेकिन बाहर जाते ही क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। R बढ़ेगा तो V कम होगा, इनवर्स ग्राफ बनेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। क्लियर है? अच्छा बताओ, इस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया नहीं बोल रहा हूं, स्लोप। स्लोप मतलब होगा dV अपॉन dr, और dV अपॉन dr होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लोप इस ग्राफ का किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ VR ग्राफ रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर है ये सारी बातें? ये हमने पोटेंशियल निकाला कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। बताना सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा? सेंटर तो कहां पर है? इनसाइड में। तो सेंटर इनसाइड में है, इसका मतलब सेंटर पे भी अंदर के बराबर होगा। अंदर के तो हर पॉइंट पर सेम होता है, अंदर के तो हर पॉइंट पर क्या होता है? सेम होता है। तो सेंटर पे अपने पास ये पोटेंशियल आ गया। क्लियर है ये सारी बातें? ओके, आराम से समझ में आएगा, बस तुम थोड़ा सा समझोगे तो। कोशिश तो तुम्हें ही करनी है समझने की, ठीक है ना? हाँ भाई, अब बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर से, पर स्फीयर कौन सा हो जाएगा? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होते ही थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अब ये देखो, चार्ज आपने कंडक्टिंग में कहाँ रखा था? सरफेस पे। पहली चीज तो चार्ज सरफेस पे नहीं रहेगा, फिर चार्ज किधर रहेगा? देखो, नाम ही नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट होंगे? हम कहेंगे सर इनसाइड में, इनसाइड द वॉल्यूम। किधर प्रेजेंट होंगे? इनसाइड में। तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो मैं क्या कहूंगा? ये प्लस अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, ये प्लस अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर हो गई ये बात? अब सुनो भाई, टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। अब देखो, हमने वही फिर से 3 पॉइंट लिए। एक तो कहां पर लिया है? आउटसाइड। एक कहां लिया है? सरफेस पर। और एक कहां लिया है? इनसाइड में। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फीयर। क्यों होगा? ये आर डिस्टेंस किधर भी हो सकती है, आर डिस्टेंस किधर भी हो सकती है। तो ये हमने इसका कौन सा सरफेस बना दिया है? गॉसियन सरफेस। तो बताओ, इस गॉसियन सरफेस में सारा चार्ज बंद हुआ है नहीं हुआ? ऑब्वियसली सारा चार्ज इस सरफेस में बंद है। रेडियस स्मॉल आर है, छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगी, एरिया भी परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो पहली चीज कहां निकाल रहे हैं हम लोग? आउटसाइड। आउटसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ यूज करेंगे, फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना हो गया अपने पास में? क्यों ही है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए। ई और डी ए में एंगल कितना है? 0। तो मैं क्या कहूंगा?
ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, डी ए ऐसे की ऐसे, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितना आ गई बताओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर, सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा कहाँ पर निकालेंगे बताओ, ऑन सरफेस। सरफेस की तो बहुत अच्छी कहानी है, स्मॉल आर किसके बराबर कर दो, कैपिटल आर के। तो v की वैल्यू कितना, e की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो हम कहेंगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा कहाँ पर है, इनसाइड में, ये समझने का है भाई, यहाँ पर कहाँ पर है, इनसाइड। इनसाइड की बात करता हूं तो ये गॉसियन सरफेस बना लूं, ये वाला, बन गया। तो इसके अंदर कितना चार्ज बंद हो गया, मान लो क्यू डैश, पूरा तो नहीं होगा ना, पूरा तो सारे वॉल्यूम में है, कंप्लीट वॉल्यूम में है ना पूरा, तो यहां पर क्यू डैश बंद हो गया स्मॉल आर रेडियस के इनसाइड वाले स्फीयर में। तो मैं क्या कहूंगा, वही फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये cos 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों नहीं है, क्यू डैश है, कम है ना थोड़ा अमाउंट में, तो यहां से ई तो बाहर आ जाएगा, ये डी ए बचेगा, और हम क्या कहेंगे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू डैश नहीं है, स्फीयर अंदर वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया तो चार्ज ज्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्यू डैश को निकालना अपने को, क्यू डैश को निकालेंगे तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हम कहेंगे सर क्यू डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे वाले वॉल्यूम में कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इस वॉल्यूम में कितना है तो क्यू डैश है, तो यूनिट का तो निकाल ही लिया था, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या कर दो इसको, मल्टीप्लाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। चेक करना भाई, कंप्लीट, ठीक है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, क्यू डैश की वैल्यू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्यू डैश की वैल्यू रख दो, इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बन गया के क्यू आर स्क्वायर आर क्यूब, एक आर बच गया और अपॉन क्या हो गया आर क्यूब, ई प्रोपोर्शनल टू आर। बताना जरा सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0, सही है ना। एट सेंटर, सेंटर पर ई कितना होगी 0, क्योंकि स्मॉल आर कितना हो जाएगा 0। बोलो समझ में आ गया। ग्राफ भी बना देते हैं इसका, इसका ग्राफ देखिए किस तरीके से बनेगा, यहां पर बना देता हूं मैं। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, ये हमने कैपिटल आर लिया, कैपिटल आर क्या कहता है सरफेस, इधर कम होगा तो इनसाइड और ज्यादा होगी डिस्टेंस तो आउटसाइड। सरफेस पे वैल्यू कितनी है बताओ जरा, तो हम कहेंगे सरफेस पे वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पिछले वाले की जैसे ही है, सही है। इनसाइड में ई और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, सीधी लाइन। सेंटर पे कितना है 0, 0 डिस्टेंस पे 0 है, तो एक प्रोपोर्शनल सीधी लाइन की फॉर्म में क्या बन जाएगा ग्राफ, किसकी फॉर्म में, सीधी लाइन की फॉर्म में ग्राफ, ई प्रोपोर्शनल टू आर, सही है। बाहर क्या होगा इनवर्स ग्राफ होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये ग्राफ बनके रेडी है अपने पास में। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो ओके। हाँ भाई, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फिर से यही चीज आएगी अपने पास, स्फीयर हो गया, इस स्फीयर में चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा? हम कहेंगे सर चार्ज प्रेजेंट होगा इनसाइड में। किधर प्रेजेंट होगा? इनसाइड में। कितनी रेडियस मान ली? आर। ये पहला पॉइंट आउटसाइड P1 स्मॉल आर डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट सरफेस पर, और तीसरा पॉइंट किधर हो गया? इनसाइड में। तीसरा पॉइंट P3 इनसाइड में। ओके, ये सेंटर हो गया O, सेंटर हो गया O। अब ध्यान दो इधर, मान लेते हैं कोई चार्ज ब्रिंग करके ला रहे हैं और वो चार्ज कितना है? Q0 इक्वल्स टू +1 कूलम। लाना है इस चार्ज को तो बाहर लाएंगे एक पॉइंट P1 पर, फिर किस पर लाएंगे? P2 पर, और फिर अंदर लाने के लिए क्या करना होगा? P2 से P3। ध्यान से सुनना है मेरी बात। ये क्यों? ये क्या हो गया? क्यों? ध्यान दे, पहली बात बोली हमने आउटसाइड, तो आउटसाइड जो अभी पहले किया था कंडक्टिंग का वही होगा आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए कितना होगा? V इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से चार्ज को ब्रिंग करके लाए पॉइंट R तक, E डॉट डी आर। E की वैल्यू कितना है? ये P1 पर आएगा। ये किस पर आएगा? P1 पर। माइनस E कितना है? KQ अपॉन, कुलदीप क्या बात है? कुलदीप क्या बात है? KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर, इन्फिनिटी से स्मॉल आर। लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था ये, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देता हूं KQ अपॉन स्मॉल r, मतलब Vp1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। बाहर फील्ड क्या हो, बाहर पोटेंशियल क्या होगा? डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन रखेगा। दूसरी बात बताओ, ऑन सरफेस, इसका इंपॉर्टेंट है इनसाइड। ऑन सरफेस स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल R। Vp2 कितना आ जाएगा? KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R। अब तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी, यही इंपॉर्टेंट थी, इनसाइड। ये तो सेम टू सेम आया है पहले की तरह, इनसाइड में। इसको समझना। पहली चीज तो आप यूनिट कूलम चार्ज को कहां से कहां ब्रिंग करोगे? सरफेस से इनसाइड। सरफेस मतलब कैपिटल R, इनसाइड मतलब स्मॉल r। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा Vp3 माइनस Vp2, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। माइनस लगता है E डॉट डी आर। इनसाइड की फील्ड चाहिए ना अब अपने को, और इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ स्मॉल r अपॉन r क्यूब, यही होती है ना। तो अब बताइए Vp3 माइनस Vp2 कितना होता है? KQ अपॉन कैपिटल R इक्वल कितना आएगा अपने पास में? ये माइनस इंटीग्रेशन KQ स्मॉल r अपॉन r क्यूब इंटू डी आर, स्मॉल r से, सॉरी कैपिटल R से स्मॉल r। ये लिमिट हो गई। अब यहां से KQ बाहर आ जाएगा, ये माइनस के साथ r क्यूब भी बाहर आ जाएगा, और r का इंटीग्रेशन कितना होगा? R स्क्वायर अपॉन 2, जिसकी लिमिट स्मॉल r से, अरे सॉरी कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r। Vp3 माइनस KQ अपॉन R। Vp3 माइनस KQ अपॉन R, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस KQ अपॉन R क्यूब, और ये आएगा R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2। और सॉल्व करोगे Vp3 माइनस KQ अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो गया KQ स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? KQ
आर स्क्वायर अपॉन 2r³ तो मैं इसमें देखो आर स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, आर बच जाएगा KQ अपॉन 2r, KQ अपॉन 2r। ये इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या मिलता है बताना जरा, Vp3 इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R ले आया, प्लस हो गया, ये प्लस वाला पहले लिख दिया, KQ अपॉन 2r, फिर माइनस वाला लिखा KQ स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, 1.5 कितना होगा 3/2, 3KQ अपॉन 2r माइनस KQ स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब Vp3 इन साइड में। Vp3 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से कॉमन ले लो, K कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा और 2r³ एलसीएम ले लो, कितना बचेगा बताओ जरा, r³ बनाओगे तो r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब वेरिएबल कौन है बताना जरा, वेरिएबल तो स्मॉल r है, वेरिएबल तो कौन है स्मॉल r, Vp3 प्रोपोर्शनल टू माइनस r स्क्वायर। पैराबोला का ग्राफ बनेगा और माइनस कहता है फेस ऐसा होता तो उसका उल्टा फेस होगा, पैराबोला का ग्राफ ऐसा होता है और माइनस आने का मतलब इसका फेस कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। अब आगे देखना, इधर सेंटर पे कहाँ कितना आएगा बताओ जरा, सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू 0, 0 रखते ही वी सेंटर कितना हो गया, वी सेंटर इक्वल्स टू KQ इंटू 3r स्क्वायर अपॉन 2r³, r स्क्वायर कैंसिल, 3KQ अपॉन 2r, सरफेस से कितना गुना 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस, V सरफेस से कितने टाइम्स 3/2 टाइम्स, सही है क्या, V सरफेस से कितने टाइम्स 3/2 टाइम्स। अब थोड़ी सी बात समझना आप लोग, यहां पर ग्राफ बना देता हूं और R और V के बीच में, R एंड V के बीच में, ध्यान से सुनना, ये वाली बात आ गई कैपिटल R की, ये वाली बात किसकी आ गई, कैपिटल R की। सरफेस पर कितना वैल्यू है बताओ जरा, हम कहेंगे सर सरफेस पे वैल्यू है KQ अपॉन कैपिटल R, सही है। सेंटर पे कितनी वैल्यू है 3/2 KQ अपॉन R, सही है। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेना, आगे देखिए, पैराबोला का ग्राफ होगा ना, प्लस होता तो देखो y स्क्वायर या फिर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, लेकिन बीच में कुछ कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है ना, ये y एक्सिस हो गया और ये कोई कांस्टेंट है और फिर r स्क्वायर है, तो ग्राफ ओरिजिन से ना बन के थोड़ा सा ऊपर या नीचे, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ से ये पॉइंट है, इससे ये पैराबोलिक रिलेशन आएगा, उसका ग्राफ माइनस की वजह से नीचे की तरफ आएगा और ये ग्राफ इस तरीके से चलता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, पैराबोला की फॉर्म में है, एक पार्ट बनाया दूसरा पार्ट नहीं बनाया। अब बाहर पहुंचेंगे तो देखो पिछला रिलेशन है, ये हमारे पास ये वाला रिलेशन हो गया, V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। इस पॉइंट का नाम क्या होता है बताओ जरा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब, जिस पर कर्व की कर्वेचर का साइन चेंज हो। अभी देखो ये कर्व ऊपर है और ये नीचे, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जूम करके देख लेना थोड़ा, ठीक है ना। बात समझ में आई या नहीं आई मेरी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। तो बताओ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, हम कहेंगे जितना सरफेस पे होता है उससे 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स, ठीक है ना, इतना होता है। इन साइड में पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सेंटर पे, सबसे ज्यादा सेंटर पे। ओके, ये ग्राफ बना लेना आप लोग, V और R के बीच में ये पोटेंशियल्स हो गए अपने। ओके, थैंक यू।